एफएनओ हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मार्केट्स पे चाहे डिप दिख रही हो, लेकिन आज रिजल्ट्स का इंपैक्ट साफ तौर पे स्टॉक्स पे दिखा और शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही करनी होगी, क्योंकि देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे जो आज एक स्प्रेड बन रहा है वो इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे बाजार को बहुत बेहतर लग रहे हैं और स्टॉक चढ़ता चला जा रहा है। 7 पॉइंट्स की गिरावट है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 14 पॉइंट्स ऊपर है, 4.5% की बढ़त देखने को मिली। एसेट क्वालिटी में सुधार है, चाहे प्रोविजन ज्यादा क्रिएट कर दी हो बैंक ने, लेकिन एसेट क्वालिटी सुधरी है, उसका इंपैक्ट आज इस बार स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट हुआ। 4.5% की बढ़त है। मेरे साथ विश्वेश चौहान जी इससे मैं मौजूद है। विश्वेश जी नमस्कार। जब नतीजे आए थे ना तब ऐसा लग रहा था कि यार इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग क्रिएट कर दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ये स्टॉक तोड़ देगा 310 का स्तर। नहीं तोड़ा, अब 330 पे खड़ा हो गया। क्या करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे? मेरा ऐसा मानना है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, ये सारे स्टॉक में डाउनसाइड लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोविजनिंग है मेरा ऐसा मानना है कि नाउ दे हैव अ लिबरल हैंड टू डू अ हायर प्रोविजनिंग ऑन द बैक ऑफ रिकैपिटलाइजेशन। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हायर प्रोविजनिंग होगी, लेकिन प्राइजेस में के पॉइंट ऑफ व्यू से 304 का एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था जो पिछले 5 दिन का लो है। तो मेरा ऐसा मानना है इन अ वेरी शॉर्टर टर्म स्टॉक 330 और 300 की रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि 300 अगर निकलता भी है तो अपसाइड में मेरे हिसाब से 348 तक का लेवल बनता है। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म अवधि के ट्रेडर हो तो मेरा ऐसा मानना है कि ये रेंज की आप ब्रेक की वेट करिए, लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से 300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये इसलिए बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि आप पीएसयू बैंक्स के टिक बाय टिक देखिए, एक बार ओबीसी देखिए, लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई देगी आपको। बैंक ऑफ इंडिया के तो खुद के नतीजे आए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, इलाहाबाद बैंक के नतीजे आए हैं। ये तमाम बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो नतीजे पिछले 1 घंटे के दौरान डिलीवर कर चुके हैं और इंपैक्ट है स्टॉक्स में तेजी है। सबसे ज्यादा तेजी तो एसबीआई में देखने को मिल रही है। ये पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है ना, इसकी चाल सुधरी है बीते 1 घंटे के ट्रेड में। ओबीसी दिन के उच्चतम स्तर को दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही हाल सिंडिकेट बैंक का भी है, लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। आज अच्छी खरीदारी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में होती चली जा रही है। विश्वेश जी आप बताएं, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में चाल बनी है, सबसे पसंदीदा स्टॉक इस समय आपकी स्क्रीन पे कौन सा आ रहा है सर? See, I think Rajat, there is a risk reward and risk reward के पर्सपेक्टिव से मेरा ऐसा मानना है कि इवन दो शायद बीटन डाउन नाम लगे और आपको लगे कि थोड़ा सा ऑड है, पर मेरा ऐसा मानना है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का रीसेंट जो 160 से 125 तक का फॉल आया है, मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं ना कहीं शायद खत्म हो सकता है। तो मैं अगर ट्रेडर हूं तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉप लॉस है विच इज 123, और अगर पीएसयू बैंक में यहां से मुंह आता है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में फिर से हम एक बार 145 तक के लेवल देख सकते हैं। तो इफ आई वर ट्रेडर एंड इफ आई हैड टू बाय समथिंग इन द पीएसयू स्पेस, आई वुड प्रोबब्ली कंसीडर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एट दिस लेवल। अच्छा, व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं सर। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर। सुबह फास्ट मनी की कॉल है, बताया गया था अगर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अच्छे आ गए तो कुछ ऐसे बैंक्स चलेंगे जो अभी तक नहीं चले हैं और जहां पर उम्मीद है कि प्रॉफिट की फिगर अच्छी आ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा दिन के उच्चतम स्तर पे 3.25% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं और नतीजे अब जल्द आने वाले हैं। मेरे ख्याल से 14 तारीख को है नतीजे इस बैंक के। एक बार विश्वेश जी 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, 3% स्टॉक चढ़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपकी राय? मेरा ऐसा मानना है काफी अच्छा चार्ट है। 161 का जो रीसेंट स्विंग लो है, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ऊपर में आपको 184 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहां पे भी खरीदने की सलाह होगी। आशीष गुप्ता जी मेरे साथ इनफैक्ट का एसएमएस ले लेते हैं। इन्होंने 420 की पुट खरीदी है, कौन से स्टॉक की? एक बार रिसर्च टीम को बनाना पड़ेगा। रिलायंस इंफ्रा की। अच्छा, 420 की पुट खरीदी है, 5.5 रुपए पे खरीदी है 420 की पुट। बताएं विश्वेश जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लग रहा है और क्या ये 420 बहुत भार की पुट खरीद रखी है सर? ये इतना नीचे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस सीरीज में? मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं फ्लोर प्राइस है, इवन दो स्टॉक वीक है और एडीएजी ग्रुप में कहीं ना कहीं आपको सेलिंग देखने मिलेगी, लेकिन इन अ वेरी शॉर्टर टर्म फ्लोर प्राइस जो अब मैं बोलूंगा ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से वो 440 की है। तो जब तक 440 के नीचे नहीं जाता मेरा ऐसा मानना है स्टॉक शायद साइडवेज हो जाएगा और अपसाइड शायद कर्टल हो 480 तक। तो शॉर्ट टर्म में 440 जब तक नहीं निकलता है तब तक मेरे हिसाब से जो उनकी पोजीशन है वो शायद इतनी प्रॉफिटेबल ना हो, इवन दो मार्केट साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा करेक्ट आ सकता है, मेरा नहीं मानना। तो एग्जिट करने की सलाह होगी इनको। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉट है इनके पोर्टफोलियो में और इनका जो खरीद भाव इन्होंने हमें लिख के भेजा वो है 940, बहुत ऊपर की खरीद हो गई है मेरे ख्याल से। हाँ, 940 की खरीद है सर, क्या करना चाहिए? रुकें या फिर बेच दें?
कहीं ना कहीं रिलायंस का मेरे ख्याल से अगर आपका होराइजन क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म अवधि के ट्रेडर है तो एक सपोर्ट जोन था वो वहीं ट्रेड कर रहा है, 880 860 क्या सपोर्ट जोन है उसमें ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 940 की खरीद है और अभी तक वो खड़े हैं 60 रुपीज ऑन फेवर, इज क्लोज टू 7%। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो इमीडिएट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि अगर 870 के नीचे जाता है रिलायंस तो एग्जिट कर ले पोजीशन, क्योंकि फिर स्टॉक में 840 तक का डाउनसाइड बन जाएगा और वहां पे फिर से एंटर करे। लेकिन अगर ये पोजिशनल है ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से इनको स्टॉप लॉस जो है वो 860 का मेंटेन करना चाहिए और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। राजीव जी मेरे साथ इस लाइन पे हैं, गाजियाबाद से कॉल कर रहे हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी पूछिए सवाल। इंडसइंड बैंक का 2 लॉट है 1720 की कॉल और 15 रुपए में, और इंफोसिस है 960 की कॉल 20 रुपए में, और REC 1 लॉट। REC का प्लस कर रखा है क्या सर? नहीं, पुट है। नहीं REC क्या, REC खरीद के चल रहे हो बेच कर चल रहे हो? बेच के सेलिंग कर दे। अच्छा बेच कर। चलिए 3 स्टॉक्स आपने बता दिए, फोर्टिस, इंडसइंड बैंक और REC। एक एक करके पूछते हैं। इंडसइंड बैंक बताएं सर, ये जो 1720 की कॉल इन्होंने ली है अब 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है मेरे ख्याल से। विश्वेश जी क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक पे? मेरे हिसाब से थोड़ा सा एम्बिशियस है 1720 फिलहाल देख के, लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि सपोर्ट है 1632 का। अगर 1632 निकले तो मेरे हिसाब से पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। ओके दूसरा REC शॉर्ट करा है इन्होंने, कहां तक स्लिप हो सकता है? REC PFC दोनों के चार्ट्स दिखाएं। REC तो आज की कॉल भी थी फास्ट मनी की, PFC यहां पर भी दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये दोनों स्टॉक्स पे व्यू बताएं सर, और फिसल सकते हैं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि अगर REC यहां से 2-3 रुपए नीचे आता है 157 तक तो बेचने की जगह खरीदने का मूड बनाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 140 से जो 182 तक का मूव आया था उसका शायद पुल बैक कर रहा है। तो ये पुल बैक का जो फर्स्ट सपोर्ट जोन बन रहा है वो 157-160 की जोन में बन रहा है। तो इफ आई एम अ शॉर्ट सेलर प्रॉब्लम मैं वहां कवर कर लूंगा, और इफ आई वांट टू गो लॉन्ग वो रेंज में मैं खरीदने की रणनीति अपनाऊंगा। और तीसरा है फोर्टिस, ये स्टॉक डिलीवर नहीं कर पा रहा है सर पिछले कुछ हफ्तों से। फोर्टिस पे क्या चाल बनेगी, तेजी बन सकती है क्या? 137 पे कारोबार कर रहा है, आपकी राय? देखिए रजत, ये काफी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है और इमीडिएटली जो इसका एक बहुत ही मेजर सपोर्ट था 140 का, उसके नीचे एक बार गया था 126 तक, वो सिंगल डे में जब स्पाइक आया था। आज वो स्पाइक के बाद ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप शॉर्ट करके तो डेफिनेटली शायद बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस लंबे हैं, लेकिन लॉन्ग करने के लिए आपको वेट करनी चाहिए 146 के ऊपर। तो इस सूरत में जब इनकी पोजीशन ऑलरेडी है और मेरा ऐसा मानना है शायद प्लस साइड में ही होगी, तो बहुत दिक्कत वाली पोजीशन है। नीचे में अगर जाती है तो अगर उनके पास एवरेज करने की जगह हो तो शायद एवरेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन एक पुल बैक कब आएगा बोलना मुश्किल है। तो डिफिकल्ट पोजीशन है, ऊपर आए तो एग्जिट कर ले, और अगर नीचे जाता है और उनके पास कैपेसिटी है तो अराउंड 127 के स्टॉप लॉस से एवरेज कर सकते हैं। पुष्कर जी इस समय कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। पुष्कर जी नमस्कार। सर वो PNB में पोजीशन बनानी है, ऑप्शन के थ्रू कुछ बता दीजिए। अभी देखा आपने PSU बैंकिंग इंडेक्स में छलांग लग गई SBI के नतीजों के बाद। पंजाब नेशनल बैंक या फिर कोई और बैंक भी चलेगा? स्पेसिफिकली PNB को ट्रैक कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, ऐसे कुछ ट्रैक तो मैं कुछ सामने दिख रहा था स्क्रीन पर, मैंने बोल दिया। अच्छा चलिए ठीक है। अब इनफैक्ट विश्वेश आप बताएं, यहाँ पर अगर PSU बैंक में कोई एक स्टॉक ऑप्शन लेनी हो तो पंजाब नेशनल बैंक की लें कॉल, या फिर कोई और बैंक जिसमें बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बैठता है? मेरे हिसाब से बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में रिकमेंड करूंगा, लेकिन क्योंकि दर्शक ने पर्टिकुलरली PNB में बोला है तो PNB में एक ट्रेड बन सकती है। PNB के ऑप्शंस में अगर आप 200 का कॉल ऑप्शन खरीद के उसके सामने 220 या 240 का कॉल ऑप्शन बेच दे तो आपका जो एक बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है शायद ये सीरीज में एक बार PNB 211 तक जा सकता है, तो उस सूरत में उनको जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो 200 का कॉल खरीद के 220 का कॉल बेचने की सलाह होगी। ये जो रणनीति हो तो उसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, तो नेकेड ऑप्शन ना करके स्प्रेड बनाने की सलाह होगी। चलिए, यानी कि आप अगर 200 की कॉल खरीदते हैं 220 के बेचते हैं ना, तो या फिर 190 की खरीद के बाहर के बेच देते हैं तो इसको बुल क्रॉस स्प्रेड बोला जाता है। आपका रिस्क इसमें लिमिटेड हो जाता है सर, और
प्रॉफिट भी लिमिटेड ही होता है, कोई बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ तेजी का सेटअप है। पंजाब नेशनल बैंक में तेजी बन सकती है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट्स पे अब निचले स्तरों से खरीदारी है और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि निफ्टी का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। निफ्टी 10,300 के लेवल के ऊपर निकल आया है। एक SMS लेते हैं इस समय अंशु जी का JNK से ये मैसेज आया है और इन्होंने PTC इंडिया पे पोजीशन बना रखी है 126 के स्तर पर एक लॉट। विश्वेश जी बताइए क्या करना चाहिए, ये स्टॉक लगातार ड्रिफ्ट कर रहा है, 119 पे पहुंच चुका है। कौन से स्तर पे पोजीशन बनाई है? 126 के स्तर पर सर एक लॉट तेजी कर ली इन्होंने स्टॉक में। रजत जी, इनका जो सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 116 के आसपास है, तो 116 हैपन टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल सपोर्ट। और पिछले ऑलमोस्ट अगस्त से आप देखेंगे सितंबर इनफैक्ट से 130 और 116 की रेंज में है, तो उनने जो पोजीशन बनाई तो वो हायर एंड ऑफ द रेंज था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां इतना रुके हैं वहां थोड़ा और रुक जाए और 116 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 116 अगर ब्रेक होता है तो पोजीशन एग्जिट कर ले। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है और जहां पर पैसे बन सकते हैं फटाफट, वो देखते हैं आज का सौदा कौन सा है। ने भी बताया, अभी तो बैंकिंग की बात हो रही है पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से, कोई और ट्रेड है क्या मार्केट्स पे जहां पर फोकस किया जा सकता है? हाँ, बैंक के अलावा आप आईटी पे भी फोकस कर सकते हैं। आईटी पिछले 2-3 दिन से अच्छा बेस रखे हुए है, छोटी और इस तरह की कंपनीज जो ज़्यादातर लाइमलाइट में नहीं है उनके अंदर हमने मोमेंटम एकदम से बनते हुए देखा है। एक शेयर आपको दिखाना चाहता हूँ, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअली इसका पूरा नाम है। ये OFSS के नाम से इसका कोड है। अगर डीलर आपके ढूंढ नहीं पा रहे तो उनको बताइएगा OFSS इसका कोड है NSE का, ये आपको तब आसानी से मिल जाएगा। अब इसका जरा चार्ट देखिए, ये इंट्राडे चार्ट है। टिपिकली इंट्राडे चार्ट के अंदर से कुछ ज़्यादा मोमेंटम आपको दिखेगा नहीं। आप इसका एक बार मंथली और एक बार इसका वीकली चार्ट दिखाएं तो उसके बाद आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि ये बनता कैसे है, इसके अंदर मोमेंटम आया कैसे है। उसके बाद कुछ एक डाटा और उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस, इस दोनों चीज़ें हम देखेंगे। एक बार जरा इसका वीकली और मंथली चार्ट एक बार आप दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। खैर, जैसे वो दिखेगा चार्ट आप जानिएगा, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे लेना, जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जरा वो देखें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके नवंबर फ्यूचर्स के अंदर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जोरदार खरीदारी का पॉइंट बन रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैं क्यों इसको बाय करूंगा, वो ये क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट है वो बहुत अहम है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही मूविंग एवरेज के ये ऊपर आके कामकाज कर रहा है। आईटी एज अ सेक्टर, ये इस शेयर का एक कंसोलिडेशन दिखाएगा और इसका फायदा इस शेयर को मिल सकता है। तो कंसोलिडेशन आईटी का इसके फेवर में, नवंबर के अंदर फ्रेश बाइंग इसके फेवर में, 45% की कैश डिलीवरी इसके फेवर में, और जो चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एवरेजेस में आपके सामने बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ, ये एवरेजेस इसके ऊपर आके कामकाज करते हुए दिख सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बेस है, इस पर ध्यान रखने के लिए। अब इसका टारगेट, ये छोटा टारगेट हो सकता है 3800 का। मैं आपको फिर से बताऊँ, ये छोटा टारगेट हो सकता है। शेयर अभी करीब 3700 का है, 100 रुपये चलना इसके लिए बहुत आसान काम है। ये हो सकता है कि झटके में अगले 20, 25, 1 घंटे 2 घंटे या कल तक में 100 रुपया चल जाए। ये टारगेट छोटा हो सकता है क्योंकि वित्तीय सलाहकार से अपनी राय लेंगे आप, तो ये शायद हो सकता है मल्टी बैगर भी आपके लिए बन जाए। ये शेयर जरूर ध्यान रखिएगा। 3640 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख लीजिएगा। 3800 का टारगेट हमारी तरफ से कल तक के लिए आप इसमें रख सकते हैं। चलिए, ओरेकल फाइनेंस स्टॉक पे आप नजर रखें, 3800 तक का टारगेट दिया जा रहा है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनाकर पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन ये टारगेट सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है। फंडामेंटल स्टोरी डेवलप हुई तो बहुत ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वित्तीय सलाहकार से अपने राय जरूर ले लें, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पे बॉटम लाइन पे वो चल रही है और ये इम्पैक्ट पूरे ही मार्केट्स पे डाल सकती है। अब 28% जीएसटी स्लैब को एक नया फॉर्मूला मिलेगा। उस स्लैब में केवल 50 आइटम अब 28% जीएसटी स्लैब में रहेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि सिर्फ 28% जीएसटी स्लैब को एक नया फॉर्मूला दिया जाएगा और 50 आइटम्स ऐसे होंगे, सिर्फ 50 आइटम्स जिसमें अब 28% जीएसटी स्लैब में रहेंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि ज्यादातर आइटम्स जो हम बात कर रहे हैं कि 28% की जीएसटी स्लैब से उनको एक 18% के जीएसटी स्लैब में लाने की बात की जा रही थी। चॉकलेट अब 28% से 18% के जीएसटी स्लैब में आएगा। ये एक और बड़ी खबर आप अब नोट करते जाइए क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और उसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। और सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुशील मोदी साहब क्या बोल रहे हैं। उसके बारे में विचार किया।
हेलो आलोक, आप मेरे सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 28% के स्लैब में मोस्टली चीजों को नीचे लाया गया है और माना यह जा रहा है कि सिर्फ 50 आइटम बचे हैं जिनको 28% के स्लैब में रखा जाएगा। अगर हम बात करें जो चीजें नीचे आई हैं उसमें च्युइंगम, चॉकलेट, जो वॉशिंग मशीन, इसके अलावा ग्रेनाइट, इन सभी चीजों को 28% के स्लैब से घटा के 18% पर लाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ रेवेन्यू इम्पैक्ट स्टडी भी चल रही है और माना जा रहा है कि जितने भी चीजों को 28% के स्लैब से नीचे लाया गया है 18%, उसकी वजह से सालाना जो इम्पैक्ट है 20,000 करोड़ का इम्पैक्ट होगा और उसको देखना होगा कि ये 20,000 करोड़ का इम्पैक्ट कहां से आएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि जो 28% के स्लैब में अभी तक 227 आइटम थे, उसमें से सारे आइटम 18% में आ जाएंगे और सिर्फ उसमें 50 ही ऐसे आइटम बचेंगे जो 28% बनाएंगे। उसमें सीमेंट, एसी, पान मसाला, इस तरह की चीजें हैं वो 28% के स्लैब में बचेंगी। अच्छा, ठीक है, तो सीमेंट को कोई राहत नहीं है, लेकिन ये जिसको राहत मिली है ना, एक बार थोड़ा आराम से यहाँ पर आलोक इसको बताएं आप। ये आप ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स की बात कर रहे हैं, स्लैब्स भी बता सकते हैं वो और बेहतर, अगर वो भी डेटा है आपके पास। प्रोडक्ट्स बताएं जिसपे जीएसटी स्लैब कम हुआ है। आलोक? हेलो, हाँ आलोक, सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से ये सूची दोहरा दीजिए, कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये अभी जो हमें जानकारी मिली है, सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले हाफ की बैठक में 28% के स्लैब में चर्चा हुई है, उसमें से 227 आइटम में से घटाकर सिर्फ 50 आइटम ही अब 28% के स्लैब में बचे रहेंगे और जिन आइटम्स के रेट में कमी की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण च्युइंगम, चॉकलेट, ग्रेनाइट जैसी चीजें हैं जो कि रोजाना के इस्तेमाल की चीजें हैं। और मान के चलिए कि जितने भी शेविंग क्रीम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इस सभी आइटम्स को 18% पे लेके आया गया है और कुछ एक ही आइटम, सिर्फ 50 आइटम 28% के स्लैब में रह जाएंगे, जिसमें सीमेंट, एसी, पान मसाला जैसी चीजें हैं। अच्छा, चलिए ये मान लिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आप ट्रैक करते रहिए, यह बैठक का भी जारी है और हम आपसे सूची जानेंगे और जो स्लैब्स जरूर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए किस स्लैब्स में इन प्रोडक्ट को रखा जाएगा। लेकिन मैं लिस्ट एक बार फिर से दर्शकों के लिए दोहरा दूं, जितना अभी तक मेरी आलोक से बात हुई है उसमें देखिए ग्रेनाइट, एक तो यहां पर जीएसटी स्लैब कम हुआ है, दूसरा च्युइंगम और चॉकलेट्स का जीएसटी स्लैब अब 28% की कैटेगरी में नहीं है, इनको कम कर दिया गया है। साथ साथ स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें चुनिंदा प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहां पर जीएसटी स्लैब को घटा दिया जाएगा। इसके अलावा वॉशिंग मशीन एक और ऐसा आइटम है जहां पर जीएसटी स्लैब को कम किया गया है। हाँ, सीमेंट जो हम बार बार कह रहे थे कि वो 28% की जीएसटी ब्रैकेट में ही रहेगा, वो बिल्कुल वैसा ही जी बिजनेस की खबर पे मोहर। और साथ साथ एसी को भी 28% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। ये सूची जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, जी बिजनेस सबसे पहले आप आइटम्स की सूची देखेंगे और जीएसटी स्लैब देखेंगे।